हेलो दोस्तों, आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाले अध्याय का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसे हमें स्त्री केसर, गुरु विषाणु धानी मतलब विषाणु तथा भ्रूणकोश नामक टॉपिक से स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं स्त्री केसर क्या है, गुरु विषाणु धानी मतलब बीजांड क्या है तथा भ्रूणकोश क्या है। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जो जायांग रहता है वह पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर मतलब एकांडपी या बहु स्त्री केसर मीन्स बहुअंडपी हो सकते हैं। जो जायांग होते हैं वो एक स्त्री केसर एकांडपी या बहु स्त्री केसर बहुअंडपी हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित मतलब युक्तांडपी हो जाते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित मतलब युक्तांडपी हो जाते हैं, या फिर वे आपस में स्वतंत्र मतलब युक्तांडपी हो जाते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। तो इसे याद रखें, प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के जो वर्तिकाग्र होती है वह परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है, मतलब वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला भाग है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। इसमें वर्तिका लिखा है जो गलत है। तो वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला भाग है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है, नॉट वर्तिका। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ जो भाग होता है वही क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। तो इस लाइन को भी अच्छे से समझें। नेक्स्ट, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपड़ा नाड़ स्थित होती है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है और गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपड़ा नाड़ स्थित होती है। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। नेक्स्ट, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। जो दीर्घ बीजाणुधानी होती है वो बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1, गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक पपीता, तरबूज तथा आर्किड तक हो सकती है। मतलब इसमें क्या बताया गया है, एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1, मतलब एक अंडाशय में अगर बीजांडों की संख्या 1 रहेगी, जैसे कि जो गेहूं हो गया, धान हो गया और आम, इनमें बीजांडों की संख्या 1 होती है, मतलब बीज की संख्या 1 होती है। तथा अनेक जैसे कि पपीता हो गया, तरबूज तथा ऑर्किड, तो इनमें बीजांडों की संख्या अधिक होती है। सिंपल। नेक्स्ट है गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड कहते हैं। तो इसे याद रखें, गुरु बीजाणुधानी को ही बीजांड कहते हैं। आइए एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड की संरचना से परिचित हों। बीजांड एक छोटी सी संरचना है। जो बीजांड रहता है वो एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। मतलब बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल जिसे बीजांड वृंत कहते हैं द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। इसमें क्या बताया गया है, बीजांड की जो काया है वो बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होते हैं। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर
अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। इसमें क्या बताया गया है, केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग कैलेजा होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसमें क्या बताया गया है, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग मतलब कैलेजा होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें हम डायग्राम दिया होगा बीजांड का, तो उसमें इसको अच्छे से समझेंगे। कहाँ है डायग्राम, ये दिया है। ये जो डायग्राम है ये एक बीजांड का ही डायग्राम है। तो इसमें हम जो इसका जो आधारीय भाग जो रहता है ना, यही है निभागीय सिरा, जो आधारीय भाग कहलाता है। इसमें क्या दिया है, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग कैलेजा होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणीय से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। अध्यावरणीय से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। जो बीजांडकाय रहता है वो कोशिकाओं का एक पुंज रहता है। बीजांडकाय केंद्रक की कोशिका में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। तो इसमें क्या बताया गया है, बीजांडकाय केंद्रक की कोशिका में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है, जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। तो जो भ्रूणकोश है वो गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। अब नेक्स्ट है गुरु बीजाणु जनन क्या है, देखते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होती हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो मैं नहीं पढ़ना। फिर आगे है अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण मतलब उत्पादन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है स्त्री युग्मोद्भिद या मादा युग्मोद्भिद। अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अविकसित या अभ्रष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि अधिकांश पुष्पीय पादपों में मतलब यहाँ क्या 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन हो रहा था, तो इसमें से ये बता रहे हैं अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से मतलब इसमें 4 गुरु बीजाणु में से एक तो कार्यशील होता है, जबकि अन्य जो 3 होते हैं वो अविकसित होते हैं, अभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री या मादा युग्मोद्भिद इसमें क्या बताया, भ्रूणकोश। मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। मतलब जो कार्यशील गुरु बीजाणु होता है वही मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित हो जाता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखें या इस लाइन को कि एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकीय बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है, क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकीय न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं
और 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकीय मतलब 4 न्यूक्लिएट और तत्पश्चात 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश की संरचना होती है। यहाँ पर पहले 2 न्यूक्लिएट बना, फिर 4 न्यूक्लिएट और फिर लास्ट में 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की संरचना मतलब ये करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक न्यूक्लियर है। मतलब इसमें जो सूत्री विभाजन है वो मुक्त केंद्रक है, जो केंद्रकीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। तो इसे याद रखें कि 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात ही कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है उसकी नींव पड़ती है, जो विशिष्ट मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है। मतलब 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई होती हैं वो भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिका में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं। शेष बचे जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। ये दिया गया है बीजांडकाय है और फिर उसके नीचे ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। बीजांडकाय फिर गुरु बीजाणु द्वितीयक, ये चतुष्ट बन गया है। गुरु बीजाणु चतुष्ट, ये सहायक कोशिका है और ये अंड कोशिका है। केंद्रीय कोशिका 2 ध्रुवीय केंद्रक दिए गए हैं और नीचे जो दी गई हैं वो 3 प्रतिव्यस्त ये कोशिकाएं दी गई हैं। फिर यहाँ ये प्रतिव्यस्त दी गई हैं, ये 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। एक केंद्रीय कोशिका होगी, इसमें अंड है, सहायक कोशिका है और तंतुरूप समुच्चय है। अब नेक्स्ट देखते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिका एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिका एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। इसमें क्या बताया गया है? इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। बीजांड द्वारी छोर जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं पर एक विशेष सहायक के कोशिकीय स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय कैलसल छोर पर होती हैं। मतलब 3 जो अन्य कोशिकाएं मैंने दिखाई थी ना डायग्राम में, वो प्रतिव्यस्त एंटीपोडल कहलाती है। तो इसमें क्या बताया है? 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय छोर पर होती हैं जो प्रतिव्यस्त या एंटीपोडल कहलाती है। एंटीपोडल ये रही वो 3, ये रही प्रतिव्यस्त एंटीपोडल सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। बृहद केंद्रीय कोशिका जैसे कि पहले बताया गया है में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई ये 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई भी है। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। तो इस लाइन को अच्छे से याद रखें कि एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो परागण है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। परागण क्या है? परागण
पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। पूर्ववर्तीय भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण तथा भ्रूणकोश होते हैं। मतलब जो नर में जो युग्मक होगा, नर युग्मक होगा वो परागकण होगा और जो मादा युग्मक होगा वो भ्रूणकोश। मतलब इनमें युग्मक मादा युग्मक पैदा होते हैं। परागकण में नर युग्मक पैदा होते हैं, भ्रूणकोश में मादा युग्मक। चूंकि दोनों ही प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो अचल हैं, अचल मतलब ये चल नहीं सकते, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को एक साथ लाना होता है। अब यह कैसे संपन्न हो? इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागण एक प्रक्रम है। मतलब परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। सिंपल है। परागकणों का स्त्री केसर के परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। मतलब ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे परागण के प्रकार। पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो यहाँ परागण को 3 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट इसमें स्वयुग्मन जिसे ऑटोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है सजात पुष्पीय परागण और थर्ड है परनिषेचन। परनिषेचन बोले तो परपरागण। तो हम 3 प्रकार का परागण पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? पहला तो है स्वयुग्मन जिसे ऑटोगैमी कहते हैं। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। मतलब इस प्रकार का जो परागण है वो उसी पुष्प के अंदर होता है। एक समान पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है। एक समान पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है। अनावृत का मतलब जो आवृत नहीं है, अनावृत है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। तो इससे याद रखें कि जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत रहता है वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिता की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या बताया गया है? इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिता की आवश्यकता होती है। इसमें समकालिता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे वायोला जिसे समान पानसी कहते हैं, ऑक्जेलिस तथा कॉमेलिना कनकौआ 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। तो जो वायोला, ऑक्जेलिस तथा कनकौआ, कॉमेलिना जैसे जो पुष्प हैं ये 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। पहला तो उन्मील परागणी है और सेकंड अनुमीलीय परागणी। तो उन्मील परागणी पुष्प क्या है? ये अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं जिसके परागकोश एवं वर्तिका अनावृत होते हैं। तो उन्मील परागणी कैसे पुष्प हैं? इनमें जो परागकोश एवं वर्तिकाग्र होते हैं वो अनावृत रहते हैं। अब नेक्स्ट है जिसके परागकोश एवं वर्तिका अनावृत होते हैं, मतलब इसमें तो अनावृत होते हैं। फिर है अनुमीलीय परागणी। अनुमीलीय परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते। अनावृत मतलब ये कभी ढकते नहीं हैं, मतलब आप ढकते नहीं। आवृत मतलब ढके हुए होते हैं, अनावृत मतलब जो ढके हुए नहीं हैं। तो ये इसमें क्या बताया? अनुमीलीय परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, मतलब ये कभी
मतलब आवृत मीन्स ढके हुए, अनावृत मीन्स ना, मतलब ढके नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बताया, अनुमीलिय परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते, मतलब ये क्या होते हैं, आवृत रहते हैं, ढके रहते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिका एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होता है। तो इस प्रकार के पुष्पों में जो परागकोश एवं जो वर्तिकाग्र होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होता है। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं, जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुमीलिय परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं। जो अनुमीलिय परागणी पुष्प होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पटक्रॉस या पर परागण अपतर के अवसर नहीं होते हैं। क्यों ये स्वयुग्मक होते हैं, जो अनुमीलिय परागणी पुष्प हैं वो सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि इसका रीजन दिया गया है, क्योंकि यह वर्तिकाग्र पटक्रॉस या पर परागण अवसर के मतलब अपतरण के अवसर नहीं होते हैं। इस लाइन को अच्छे से याद रखें। फिर क्या है, उन्मील परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से, मतलब यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं, मतलब ये बिना परागण की अनुपस्थिति में भी बीज पैदा करते हैं। अब देखेंगे सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण क्या है, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पीय परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है। जो सजात पुष्पीय परागण है वो क्रियात्मक रूप से क्या है, पर परागण है, जिसमें एक कारक मतलब एक कारक एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पीय परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है। जो सजात पुष्पीय परागण है वो लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं, क्योंकि इसमें जो परागकण होते हैं वो उसी पादप से आते हैं। तो ये लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है। नेक्स्ट है परनिषेचन, जैसे परपरागण भी कहते हैं। इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण है। भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है, जिसमें परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के पराग कणों का आगमन होता है। मतलब मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के पराग कणों का आगमन होता है। तो इस लाइन को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे परागण के अभिकर्मक या कारक। परागण के अभिकर्मक कौन से, कारक कौन से, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजेबीय मतलब वायु एवं जल, जो वायु एवं जल है वो अजेबीय हैं, तथा एक जेबीय मतलब जो प्राणी होते हैं, प्राणी जैसे कोई प्राणी हो गया, जैसे मधुमक्खी, ऐसे कोई प्राणी कारक एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर जो पौधे हैं वो परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, मतलब जो अधिकतर पौधे रहेंगे वो जीवीय कारकों का प्रयोग करते हैं। बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, मतलब बहुत ही कम जो पौधे होंगे वो अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयुगात्मक घटना है। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयुगात्मक घटना है। इस लाइन को भी याद रखें। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के ह्रास से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। मतलब बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक समान परागण है। इस लाइन को याद रखें कि अजीवीय परागण में वायु के द्वारा जो परागण है वो सर्वाधिक समान परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित
परागकणों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की आवश्यकता होती है ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सकें। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं। ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सकें तथा बृहद एवं प्रायः पिच वर्तिकाग्र युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागणों को आवृत किया जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका एक जाना माना उदाहरण भुंटा कॉनकेव है। आप जो टेंसिल मतलब फुदने देखते हो, वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका हैं जो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सकें। मतलब जो फुदने या टॉन्सिल हैं वो जो मक्का का पेड़ होता है, जो वाइट कलर की वाइट कलर की कुछ टेंसिल होते होंगे, फुदने होते होंगे, जो भी हो, तो वो हवा में क्या करते हैं, झूमते हैं। जिसने मक्के का पेड़ देखा होगा वो अच्छे से समझ सकता है। तो वो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों को आसानी से क्या करें, पकड़ सकें। घासों में वायु परागण सर्वथा समान है। तो इसे याद रखें कि घासों में जो वायु परागण है वो सर्वथा क्या है, समान है। पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है, मतलब बड़ी मुश्किल से ही होता है, काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है और वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। इस लाइन को अच्छे से याद रखें कि पुष्पीय पादपों में पानी के द्वारा परागण काफी दुर्लभ है और यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया और टेरिडोफाइट। तो इसे याद रखें कि ये निम्न पादप समूह हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन जल ही है। मतलब इसमें जो निम्न पादप समूह जो एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट बताएं, तो इनमें जो इसके नर युग्मकों का जो परिवहन का जो नियमित साधन है वो क्या है, जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। सिंपल। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण बेलिसनेरिया तथा हाइड्रा हैं जो कि ताजे पानी में उगते हैं। तो इसे याद रखें, जल परागित पादपों के उदाहरण बेलिसनेरिया हैं तथा हाइड्रा हैं जो ताजे पानी में उगते हैं। और अनेकों समुद्री जलीय घास है, जैसे कि जोस्टेरा है वो समुद्री जलीय घास है। ये भी इसमें भी जल परागण होता है, जल के द्वारा। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते। अब इसमें क्या बता रहा है कि सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हायसिंथ एवं वाटर लिली, जिसे मुकुदनी भी कहते हैं, तो अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हायसिंथ एवं वाटर लिली पानी की सतह पर पैदा होते हैं। ये क्या होते हैं, पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है। तो इसे याद रखें कि कीटों एवं वायु के द्वारा परागण वाटर हायसिंथ एवं वाटर लिली में होता है, जैसे कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है, जो थलीय पादप होते हैं। एक प्रकार के थलीय परागण में एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरण बेलिसनेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। बेलिसनेरिया लंबे डंठल के साथ जलधाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ छेक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं।
एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्म आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। जिसमें क्या बताया है, जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमको नहीं पढ़ना, आगे देखते हैं। अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक या कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब अधिकतर जो पुष्पीय पादप होते हैं वो परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक या कारक एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गई, भौरे हो गए, तितलियाँ हो गई, बर, चींटियाँ, शलभ या कीट, पक्षी जैसे शंखकोरा हो गया, गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि समान परागणीय अभिकर्मक हैं। तो इनको याद रखें कि जो मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ, बर, चींटियाँ, शलभ या कीट, पक्षी जो शंखकोरा या गुंजन पक्षी होता है तथा चमगादड़ आदि समान परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागण कर्मक है। तो इसे याद रखें, प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से जो मधुमक्खी है वो प्रधान जीवीय परागण कर्मक है। यहाँ तक कि बड़े नर वानर गण के प्राणी लीमर या लेम्यूर, वृक्षवासी, शाखाचारी, कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग मीन्स इसमें दिया गया गीगो छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। तो इनके ये नाम याद रखें कि ये भी परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित होते हैं। प्रायः प्राणी अपरागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, पूर्ण सुगंधित तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। मतलब जो कीट परागित वाले जो पुष्प होते हैं वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और पूर्ण सुगंधयुक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एवं पुष्प वृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं सुगंध महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। तो इसे याद रखें कि जो मक्खियाँ एवं बीटलों से परागित होने वाले जो पुष्प होते हैं वो मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणी से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इन पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है जो प्राणी परागित फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण देखते हैं इसमें, इमोरफोफिलस का लंबोत्तर पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। जो इमोरफोफिलस का जो पुष्प है वो लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही
एक सहसंबंध शलभ की एक प्रजाति और युका पादप के बीच होता है, जहाँ दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते। इसमें एक शलभ और युका पादप के बीच का जीवन चक्र दिया है कि इनका जो जीवन चक्र है वो एक दूसरे के बिना ये पूरा नहीं कर सकते। इसमें जो शलभ होता है वो शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। एक क्वेश्चन दिया है जिसे हमें नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रजनन युक्तियां। अधिकतर कितना दिया है अभी, कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, बाह्य प्रजनन युक्तियां। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतःप्रजनन अवनमन होता है। क्या होता है? अंतःप्रजनन अवनमन हो जाता है लगातार स्वपरागण के फलस्वरूप। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ एक प्रजाति में पराग अमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती है, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अमुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागों के झड़ने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह्य बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। दोनों ही युक्तियां स्वयुग्मन को रोकती हैं, मतलब इसमें युक्तियां दी गई वो दोनों ही स्वयुग्मन को रोकती हैं। अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्वासामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नली का वृद्धि को रोका जाता है। इसमें क्या बताया? उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नली का वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। तो इसमें ये कर दिया गया है कि स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों, जैसे कि एरंड और मक्का ये कैसे हैं? उभयलिंगाशयी हैं और ये स्वपरागण को रोकते हैं, ना कि सजात पुष्पीय परागण को। ये केवल स्वपरागण को रोकते हैं, लेकिन इस सजात पुष्पीय परागण को नहीं रोकते। अन्य बहुत सारी प्रजातियों जैसे पपीता में नर एवं मादा भिन्न पादपों पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा है या नर। तो ये क्या होते हैं? एक लिंगाशयी होते हैं। जो पपीता होता है वो एक लिंगाशयी होता है, या तो वो नर होता है या मादा। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पीय परागण दोनों को अवरोधित करती है। इस स्वपरागण तथा सजात पुष्पीय परागण दोनों को अवरोधित करती है। नेक्स्ट है पराग स्त्री केसर या संकर्षण पारस्परिक क्रिया। परागण बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है। ठीक उसी प्रजाति का संयुक्त पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचे। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिनमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है। स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का। स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का।
यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नली का वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण पारस्परिक क्रिया को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुएक परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोशिकीय स्थिति में, एक कायक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका में झड़ते हैं। कुछ एक पादपों में पराग जो कण है वो दो कोशिकीय स्थिति में, एक कायक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका में झड़ते हैं। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग तीन कोशिकीय स्थिति में होते हैं वहां पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। इसमें क्या बताया गया है कि जिन पादपों में जो पराग नलिका है, पराग तीन कोशिकीय स्थिति में होते हैं वहां पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या बताया गया है, वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, पराग स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है। क्या है ये? गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री केसर संकर्षण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। आप एक कांच की स्लाइड या पट्टी पर जल शर्करा घोल 10% घोल की एक बूंद पर मटर, चना, क्राटोलेरिया बाल्सम मीन्स गुलमेहंदी तथा बिनका मीन्स सदाबहार की पुष्पों से कुछ पराग झाड़कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, जो हमको नहीं करना। आगे देखते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति मतलब लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप पराग कणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाए। एक प्रजनक भिन्न प्रजाति के संकर्षण क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपर्क में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या गतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है।
इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरा बस्त तकनीक, बैंगिंग टेक्निक तथा विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोष के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैंगिंग या बोरा बस्त्राकरण कहते हैं। जब बैंगिंग या बस्त्रबंध पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगीय पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मादा जनक एक लिंगीय पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह्य बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम दोहरा निषेचन से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे पार्ट 3 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।